Hello friends, today I will start with RM Triple SB Library in Exam। जो 2 अगस्त में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ये उसका पार्ट 5 है। पार्ट 4 तक मैंने आपके साथ प्लेलिस्ट में शेयर किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सो यू कैन चेक द ऑप्शंस। सो हेयर MS ऑफिस किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है। ओके, बेसिकली जो हार्डवेयर है उसके साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है वो होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका आता है जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, कंपाइलर्स होते हैं, डीबगर्स होते हैं, असेंबलर्स, फाइल मैनेजमेंट टूल्स होते हैं। ओके, और सिस्टम सॉफ्टवेयर से जो इंटरैक्ट करता है वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जिनमें आप मोस्टली वर्क करते हैं, जैसे कि जिनका UI अच्छा होता है, जैसे एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस जिसको कहते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, आपके स्प्रेडशीट्स होती है, आपके डेटाबेसेस होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, गेम्स होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग होती है। तो MS एक्सेल, MS एक्सेस, ये सब इसके अंदर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे नॉलेज, डेटा और इन्फॉर्मेशन में आपको दिया हुआ है, सी द ऑप्शंस। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज। ओके, मैंने आपके साथ एक बार एक पिरामिड भी शेयर किया है, मेरा फर्स्ट वीडियो इसी से रिलेटेड है। ओके, तो सबसे नीचे आता है डेटा, फिर आता है आपका इंफॉर्मेशन, फिर आती है आपकी नॉलेज, फिर आता है आपका विजडम। तो इसको DIKW पिरामिड भी कहते हैं। ओके, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। डेटा जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है, रॉ फैक्ट्स होते हैं। ओके, जब वो रॉ फैक्ट्स प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, प्रोसेस डेटा बन जाता है तो उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं, और फिर नॉलेज आती है, फिर विजडम आती है। यू कैन चेक इट माय फर्स्ट वीडियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर्स आर स्टोर्ड एट विच प्लेस इन द कंप्यूटर। वो कहाँ पे होता है, कहाँ पे आपकी जो फाइल्स है, जो भी आप डिलीट करते हो, वो कहाँ चली जाती हैं? वो चली जाती हैं आपके रिसाइकिल बिन में। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज रिसाइकिल बिन। ठीक है, बेसिक आपको डेस्कटॉप तो पता ही होगा, जो बेसिक सरफेस होता है मॉनिटर का, वो उसको डेस्कटॉप कहेंगे। जो नीचे आता है वो क्या होता है, टास्क बार होता है ना। और माय कंप्यूटर आपको पता है ना। माय कंप्यूटर क्या हुआ, माय कंप्यूटर के अंदर जो होती है आपकी D ड्राइव, E ड्राइव, और आपकी बेसिक प्रोसेसिंग्स जो होती हैं वो फोल्डर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, राइट। अब उसके बाद इवन C ड्राइव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपकी सारी प्रोग्राम फाइल्स होती हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर विद टेलीफोन लाइन फॉर इंटरनेट कनेक्शन इज़ कॉल्ड। इंटरनेट कनेक्शन के लिए जब हम कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस डिवाइस को क्या कहा जाता है? उस डिवाइस को कहा जाता है मॉडेम। ओके, मॉडेम के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो मॉडेम है वो टेलीफोन लाइन को और आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको
के बीच में एक रोल प्ले करता है। जैसे कि आज के टाइम में हम लोग जियो वाईफाई यूज़ करते हैं एज अ हॉटस्पॉट, तो वो भी एज अ मॉडेम वर्क करता है। ओके, बट तो आजकल हम लोग कनेक्ट करते हैं घर पे थ्रू कोएक्स केबल्स के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं। गॉट इट? चूज़ द करेक्ट ईमेल एड्रेस फॉर्मेट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। आपको पता होगा जैसे मेरी ईमेल आईडी क्या है, UGC library videos@gmail.com। तो @ के बाद क्या आता है, gmail.com। फाइन, डोमेन नेम आता है, राइट। आगे आपका नेम आता है, पीछे डोमेन नेम आता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। 61 कहता है, इन विच ईयर इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वॉज स्टैब्लिश्ड। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन कब स्टैब्लिश हुई थी? ILA वेरी इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जितना भी कुछ है आपको सब पता होना चाहिए। ओके, ILA जो स्टैब्लिश हुई थी वो हुई थी 1933 में। हर एग्ज़ाम में ILA से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में। ओके, ये जो इसका रूल है वो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में डेवलप हुआ था, ठीक है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये डेवलप हुई थी और इससे ज़्यादा आपको इसके बारे में नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब और भी काफ़ी कुछ है इसमें, इसके लिए मैं पूरा एक लेक्चर रखूँगी एक दिन। ओके, नाउ मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 62 पे। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट विच प्लेस। कहाँ पे इसको बोलोगे आप ALA। ALA अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ALA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ALA का हेडक्वार्टर है शिकागो में। ओके, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो आप ये समझ लो, एक क्वेश्चन आपको ILA और ALA से तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जो ALA है इसके जो जो मेन फाउंडर है वो मेलविल ड्यूई ही है। ओके, और इनके जो प्रेसिडेंट है एट प्रेजेंट वो जूलियस C जेफरसन है जूनियर। हेडक्वार्टर शिकागो, इलिनॉइस, US। ओके, और इसका मेन इम्पॉर्टेंट है, आपको एक और चीज़ याद रखनी है, इट्स एन ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी। ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 63। व्हाट इज लाइब्रेरी कंसोर्टियम? लाइब्रेरी कंसोर्टियम क्या होता है? लाइब्रेरी कंसोर्टियम इन अ सिंपल वर्ड्स शेयरिंग रिसोर्सेज के लिए यूज़ होता है। और लाइब्रेरी कंसोर्टियम जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज इससे इंफॉर्मेशन शेयर हो जाता है और इससे रिसर्चर्स को हर एरिया के बारे में नॉलेज मिल जाता है अगर वो इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे तो। ओके, जैसे कि लाइब्रेरी कंसोर्टियम जो है एक बेसिकली ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज होता है जो कोऑर्डिनेट करते काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को, शेयर करती है रिसोर्सेज को और कंबाइन करती है सबकी एक्सपर्टीज़ को। ओके, तो एक जगह काफ़ी इन्फॉर्मेशन पड़ी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर होगा शेयरिंग द रिसोर्सेज
and information from other libraries through networks. Okay, now comes question number 64. Question number 64 कहता है what is the main objective of राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन. राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और क्यों डेवलप की गई है. देखो, पहली बात तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज को. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. ओके, और ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के. ओके, और ये रजिस्टर्ड हुई थी अंडर वेस्ट बंगाल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 में. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको प्रमोट किया, रीज़न बीइंग कि ये सपोर्ट करते हैं पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज को और सिस्टम्स को, और सब जो स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, इससे कनेक्टेड हैं. इससे फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है, टेक्निकल असिस्टेंस मिलती है, इवन जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसमें इसका रोल है ही है. ओके, तो ये कहाँ पे है, ये एट प्रेजेंट कोलकाता में है. ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 65. 65 क्वेश्चन कहता है यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन यूएपी प्रोग्राम इज रिलेटेड टू whom. यूएपी प्रोग्राम जो है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इसका क्वेश्चन 2019 यूजीसी में भी आया था. क्वेश्चंस आर रिपीटेड, जस्ट द थिंग इज कि आप इस पर ध्यान दें ईच एंड एवरी क्वेश्चन पे. ओके, यूएपी जो है वो इफ्ला, ये जो पब्लिकेशन है ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन के अंडर आती है. ठीक है, इसके पे भी मैं आपके लिए पूरी वीडियो बनाऊंगी इफ्ला पे. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 66. Which register is a record related to books available in the library. लाइब्रेरी में एक रजिस्टर है, ठीक है, उसमें आपको बुक्स के रिकॉर्ड मिलते हैं. उस रजिस्टर को क्या कहते हैं, उस रजिस्टर को बोलते हैं एक्सेशन रजिस्टर. एक्सेशन रजिस्टर बोलते हैं कि रीज़न भी एक्सेशन रजिस्टर उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्सेशन रजिस्टर में क्या होता है, सारी बुक्स के इंफॉर्मेशन कंप्लीट तरीके से होती है. उसका ऑथर का नाम, उसकी पब्लिकेशन, ठीक है, उसका एडिशन, और एक नंबर होता है आगे एक्सेशन नंबर. तो ये सब चीज़ें, इवन उसकी जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है वो मिल जाएगा आपको, क्लास नंबर मिल जाएगा उसमें, और कोई भी नोट्स देने होंगे तो वो भी मिल जाएंगे. तो ये सब चीज़ें आपके एक्सेशन रजिस्टर में होती हैं. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में. 67 क्वेश्चन कहता है इन विच ईयर newspapers were included after amendment in Delivery of Books Act 1954. न्यूज़पेपर डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट्स 1954 में कब आया. DBA इसको इसे बोलते हैं, DBA 1954. न्यूज़पेपर कब इसके अंदर कब इंक्लूडेड हुआ,
वो इंक्लूड हुआ 1956 में। ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 68. Who contributed in library movement for library development in Baroda state pre-independence? लाइब्रेरी मूवमेंट बड़ौदा में किसने स्टार्ट की थी? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड। ठीक है, तो इन्होंने स्टार्ट किया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। नेशनल लाइब्रेरी वीक कब स्टैब्लिश किया गया? ये स्टैब्लिश हुआ 14 to 20 नवंबर। अगर लाइब्रेरी डे होगा तो हो गया वो 14 नवंबर, अगर वीक हो गया तो 14 to 20 नवंबर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है बाय विच एंट्री यू विल गेट मेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ बुक। मेन इंफॉर्मेशन बुक के बारे में आपको कहाँ से मिलेगी? आपको मिलेगी मेन एंट्री से। ठीक है, सॉरी, मेन एंट्री से आपको बुक की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा जो होते हैं वो सेकंड ऑथर, थर्ड ऑथर के हिसाब से हम लोग कैटलॉग कार्ड्स बनाते हैं। बट आपको जो मेन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको मेन एंट्री देखना होगा, उसमें आपको सब टाइप की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 71 कहता है व्हाट बीटी सिंबल डिनोट्स इन सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में बीटी सिंबल का क्या मीनिंग है? बीटी सिंबल का मीनिंग है ब्रॉडर टर्म्स, ब्रॉडर टर्म्स। ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज NISCAR came into existence by merger of which two of the following institutions? NISCAR किन दो को मिला के बना था? ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है आपका निस्कॉम और इंस्टॉक को। ओके, तो अगर NISCAR से रिलेटेड आए तो NISCAR इज इक्वल टू निस्कॉम plus INSDOC. So the correct option is NISCOM, that is National Institute of Science and Communication, and INSDOC, Indian National Scientific Documentation Center. ओके, तो इसका नाम जो है पहले था INSDOC, उसके बाद उसका नाम हो गया NISCAR। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। फाउंड हुआ था 2002 में। इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्क करते हैं NISCAR में। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 73। 73 कहता है टैग 260 इन मार्क 21 मार्क्स। टैग 260 मार्क 21 में क्या है? टैग 260 है पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन। ओके, 260
तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना, रीज़न बीइंग ये तो इवन आपको सब सारी जो टैग्स हैं उनको याद रखना है. दीज टैग्स आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर एन लाइब्रेरियन. ओके, तो जो मार्क टैग्स होते हैं ना बेसिकली बहुत टाइप के होते हैं. ठीक है, तो 260 ये है, 261 कुछ और है, 300 कुछ और है. तो यू शुड लर्न ईच एंड एवरी टैग. Now comes question number 74. Which type of notation is used in colon classification scheme? colon classification scheme में कौन सी नोटेशन यूज़ होती है? ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है. मिक्स्ड नोटेशन. ओके, कोलन क्लासिफिकेशन में मिक्स्ड नोटेशन यूज़ होती है. ठीक है, अगर आपको पता हो तो एक टेबल होता है, ए से लेकर एम तक सब साइंस से रिलेटेड होते हैं. एन से लेकर ह्यूमैनिटीज़ होता है एस तक. फिर टी से लेकर जेड तक सोशल साइंस होता है. ठीक है, और ए टू जेड स्मॉल भी यूज़ होता है, 1 to 9 भी यूज़ होता है. तो ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है. मतलब इसमें स्मॉल कैपिटल भी स्मॉल लेटर भी आएगा, कैपिटल लेटर भी आएगा, नंबर्स न्यूमेरिक्स भी आएंगे. ठीक है, तो आपको ये सब याद रहना चाहिए. जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो बी हम मैथमेटिक्स के लिए यूज़ करते हैं, जी हम बायोलॉजी के लिए यूज़ करते हैं, है ना. ओ फॉर लिंग्विस्टिक्स और एक्स फॉर इकोनॉमिक्स. सो सम आई लेट यू नो. बाकी आप ये बस आपको बेसिक्स पता होना चाहिए. मिक्स्ड नोटेशन होती है कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 75. According to colon classification according to colon classification in facet formula of O literature, P facet denotes to which term? P जो है वो क्या है? लिटरेचर P क्या हुआ? ये हो गया आपका लैंग्वेज. ओके, आई थिंक यू शुड नो दैट कोलन क्लासिफिकेशन दिया किसने था? SR रंगानाथन ने दिया था. ठीक है, ये पहली फैसेटेड या फिर आप एनालिटिक को सिंथेटिक को क्लासिफिकेशन कहोगे इसको. ओके, जो कि 1933 में आई थी. फर्स्ट एडिशन है ये 1933 में जो आया था. उसके बाद 6 मोर एडिशंस आए थे इससे रिलेटेड. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 76. मैच द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन स्कीम अकॉर्डिंग टू देयर फर्स्ट पब्लिकेशन ईयर. फर्स्ट पब्लिकेशन ईयर के अकॉर्डिंगली हमको ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम जिसको UDC कहते हैं, कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम CCS और द बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम को अरेंज करना है. कौन से ईयर में कौन सी स्कीम आई थी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर. सी, अगर आपको पता होगा ड्यूई डेसिमल सबसे पहले आई थी, राइट. तो ड्यूई डेसिमल आई थी 1876 में. ओके, UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम आई थी आपकी 1895 में. फिर आती है आपकी कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम. मैंने बताया जैसे कि SR रंगानाथन जी ने उसको दिया था.
वो कब आई थी? 1933 में। और बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम आई थी आपकी 1935 में। सो रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 बोलता है what is the standard size of catalog card for entries of book? entries of book के लिए catalog card कितने साइज का होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर 2 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर का। नाउ कैटलॉग कार्ड हम क्यों यूज़ करते हैं? हम लोग कैटलॉग कार्ड यूज़ करते हैं बुक्स को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, कैटलॉग कार्ड में बुक्स की सारी इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड होती हैं। कैटलॉग कार्ड कैसा होता है? ऐसे होता है ना, ठीक है, 12.5 इंटू 7.5 का होता है। इसमें एक ऑथर कार्ड होता है, इसमें सब्जेक्ट कार्ड होता है, टाइटल कार्ड होता है। बाकी तो आपको पता है, फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर, वो विद टाइम आप सब को इन्फॉर्मेशन मिलती चली जाएगी। इवन अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है? हाउ विल यू रिप्रेजेंट टाइम पीरियड 1987 टू 2019 इन कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम? ठीक है, बोलता है 1987 से लेकर 2019 तक कैसे आप कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम में शो करोगे, राइट? इसको आप शो करोगे P19 एरो N87। 19 में आप आ रहे हैं 87 से 19 में आ रहे हैं। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। When ideas get organized or systematized in the form of a body of idea, a dash is formed। जब आइडिया ऑर्गेनाइज होता है और सिस्टमाइज्ड होता है तब उस फॉर्म ऑफ बॉडी को और आइडिया को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, आई थिंक इट्स वेल अंडरस्टूड। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 80। अ क्लास नंबर ऑफ अ बुक शोज। क्लास नंबर क्या दिखाता है? क्लास नंबर आपको दिखाता है सब्जेक्ट ऑफ अ बुक, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है 21st edition of Dewey Decimal Classification consists of how many volumes? 21st edition जो Dewey Decimal Classification का है उसके कितने वॉल्यूम्स हैं? उसके हैं 4 वॉल्यूम्स। ओके, Dewey Decimal Classification किसकी है? Dewey Decimal Classification मेलविल ड्यूई की है। ओके, और मेलविल ड्यूई ने इस पे बहुत बड़ा रिसर्च किया था और उन्होंने 1876 में ये वाली क्लासिफिकेशन स्कीम दी थी और इसके अभी तक 23 मेजर एडिशंस आ चुके हैं। ठीक है, अभी कौन इसको संभाल रहा है? OCLC एक नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पे अभी भी वर्क कर रही है, राइट? ये ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन के जो ओनर है, जो बेसिकली जिन्होंने वर्क किया वो मेलविल ड्यूई हैं और वो क्या थे? वो लाइब्रेरियन थे, अमेरिकन लाइब्रेरियन थे,
फाउंडिंग मेंबर हैं वो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के। ओके, these things you must know. Now comes 82 question. 82 question क्या कहता है? In AACR2 main entry for a serial publication published by a commercial publisher will be under corporate body. ओके, कॉर्पोरेट बॉडी। AACR2 का फुल फॉर्म क्या हुआ? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। ये कब स्टैब्लिश हुई थी? 1967 में। किसने एडिटेड की थी? सी समनर स्पेल्डिंग ने। ओके, तो बेसिक इंफॉर्मेशन सबकी आपको होनी चाहिए। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 83। 83 बोलता है अकॉर्डिंग टू कोलन क्लासिफिकेशन 2 from class number for bibliography of Prime Minister, which ACI is used? ACI used for bibliography of Prime Minister is W. Okay, now comes question number 84. 84 कहता है इन चेन प्रोसीजर सब्जेक्ट हेडिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम होम। सब्जेक्ट हेडिंग कहाँ से डिराइव हुई थी चेन प्रोसीजर में? वो हुई थी क्लास नंबर ऑफ अ डॉक्यूमेंट से। ये अपने आप में बहुत लेंदी टॉपिक्स हैं, मैं आपको इसकी पूरी वीडियो शेयर करूँगी। ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 85। कहता है प्रेजेंट ISBN कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स? ISBN का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। कितने डिजिट्स होते हैं उसके डिजिट्स होते हैं 13। ठीक है, बुक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और एक आपका होता है ISSN जो सीरियल पब्लिकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। इसके कितने डिजिट्स होते हैं? 8 डिजिट्स होते हैं। ISSN क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 86। व्हाट इज known when a catalog in which some entries are in number entries and some are word entries as per the CCC with additional register for dictionary catalog code of SSR Ranganathan. Correct answer is classified catalog. Okay, जब कुछ एंट्रीज नंबर्स में होती हैं एंड सम आर इन वर्ड एंट्रीज तो उस कैटलॉग को बोला जाता है क्लासिफाइड कैटलॉग। अब हम आते हैं एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 AACR2 वॉज पब्लिश्ड इन, मैंने अभी आपको बताया था पीछे, है ना? क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आगे पीछे ही हैं। ओके, दैट इज 1978। 1978 में AACR2 पब्लिश हुआ था, रूल्स पब्लिश हुए थे। ओके, रूल्स 2 पब्लिश हुए थे, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है व्हाट डिनोट्स C इन फॉलोइंग फार्मूला ऑफ अ बुक नंबर अकॉर्डिंग टू कोलन क्लासिफिकेशन। कोलन क्लासिफिकेशन में C क्या डिनोट करता है? तो आप देख सकते हो कोलन क्लासिफिकेशन के बहुत क्वेश्चंस आए इस पेपर में।
ठीक है, तो यू शुड इवन स्टडी कोलन क्लासिफिकेशन। सी क्या डिनोट करता है? कॉपी नंबर। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 89, फुल फॉर्म ऑफ ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है लाइब्रेरी साइंस में? उसका फुल फॉर्म है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4th। ओके, ये वो बेसिकली है क्या? एक ऑनलाइन डेटाबेस है जिसमें बुक्स की सबकी इंफॉर्मेशन होती है, और वहाँ से जो रीडर है वो आराम से अपनी बुक सर्च करके फाइंड आउट कर सकता है लाइब्रेरी में। ओके, कहाँ उसकी बुक पड़ी है, ही कैन लोकेट बुक वेयर इट इज़ केप्ट। ओके, बेसिकली एक गेटवे है लाइब्रेरी कलेक्शन तक पहुंचने का इजीली। नाउ कम्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन सोर्स। डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन सोर्स क्या नहीं है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो गलती होनी ही नहीं चाहिए थी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन सोर्स क्या नहीं है, मतलब कौन सी चीज़ डॉक्यूमेंट के फॉर्म में नहीं है? क्या नहीं है? वो है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में थोड़ी ना होती है। कॉन्फ्रेंस पेपर्स होते हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं, रिसर्च मोनोग्राफ्स होते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है, हु सेड reference service is the process of establishing contact between the readers and his document in a personal way। पर्सनल वे में रीडर और डॉक्यूमेंट के बीच में रेफरेंस सर्विस वर्क करता है, राइट। एक तरह से लाइब्रेरियन को रेफरेंस की तरह वर्क करना चाहिए, रेफरेंस और लाइब्रेरियन की तरह वर्क करना चाहिए। ऐसा कौन कहता था? ऐसा रंगनाथन कहते थे। एक लाइब्रेरियन तभी ट्रू लाइब्रेरियन है जब वो अच्छा रेफरेंस लाइब्रेरियन है। ओके, तो लाइब्रेरी एज इन आपको पता है एक सर्विस ऑक्यूपेशन है, तो आपको अपने जो रीडर्स हैं उनको आपको हेल्प करना चाहिए, राइट। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन रिसर्च जर्नल्स आर। आर्टिकल्स जो रिसर्च जर्नल्स के अंदर होते हैं। रिसर्च जर्नल्स क्या हुए? जो भी नई इनोवेशंस होती हैं, जो भी नई डिस्कवरीज होती हैं, वहाँ वो सब रिसर्च जर्नल्स में जाते हैं, राइट। रिसर्च जर्नल बेसिकली काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर न्यू इनोवेशंस लिखी होती हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है? न्यू इनोवेशंस होती हैं। तो अब क्या होगा? वो प्राइमरी सोर्स होगा ना, करेक्ट। प्राइमरी सोर्स, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है, व्हाट इज कॉल्ड व्हेन a book is printed again with the substantial changes or with addition in text। बुक के अंदर अगर कुछ चेंजेस हो गए या फिर कुछ नए एडिशंस होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एडिशन। जैसे आपको पता है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, डीडीसी की 23 एडिशंस आ चुकी हैं, ठीक है। तो एडिशंस का मतलब क्या है? कुछ चेंजेस होते हैं उसमें, कुछ ऐड ऑन्स होते हैं, कुछ टेक्स्ट ऐड ऑन होता है। कोई नई बुक आई तो डीडीसी के कोई नया सब्जेक्ट आया तो वो डीडीसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है। कोई सब सब्जेक्ट आया, कोई सब डिसिप्लिन आए तो वो सब डीडीसी के अंदर इंक्लूड होता है। तो क्या होता है? एडिशंस बढ़ते जाते हैं। विद टाइम you will see different edition of different books, right? Now comes question number 94. In colon classification, intra-array phase relation is used for representing the relationship between which one from the following? colon classification में intra-array phase relation use करते हैं for representing relation between which one from the following?
सो द करेक्ट आंसर हेयर इज, मैं जब कोलन क्लासिफिकेशन पढ़ाऊँगी तब मैं सब बता दूँगी उसमें, 1 मेन क्लास, 1 facet, 2 array in isolates on one and same array. Now comes question number 95. 95 कहता है who is called as father of bibliography. Father of bibliography किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है कॉनराड जेसनर को. Question number 96. Which one is not an example of e-resources? E-resources का कौन एग्जाम्पल नहीं है? e-resources देख लो आप, एक बार चेक करो, बहुत इजी है ये भी. करेक्ट आंसर इज मैन्युस्क्रिप्ट्स. जैसे कि आप देखते हो e-resources में आपके ई-मैगजीन्स होते हैं, आपके रेफरेंस डेटाबेसेस होते हैं, मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, ये सब आपको डिजिटली सब दिखता है, राइट, बट आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं दिखती हैं ई-रिसोर्सेज में. ओके, नाउ कम्स एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स आर विच टाइप ऑफ सोर्स. एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स बेसिकली किसी रिसर्चर ने कोई रिसर्च पेपर लिखा, अब उसको कंप्रेस्ड फॉर्म में, कंडेंस्ड फॉर्म में दिखाना, ठीक है, तो ये क्या हुआ, सेकंड पर्सन हुआ ना. सेकंड पर्सन हुआ, क्या हुआ, तो प्राइमरी सोर्स से इंफॉर्मेशन को लिया तो वो कहाँ पहुँचा, वो सेकेंडरी सोर्स पे, राइट. प्राइमरी सोर्स की इंफॉर्मेशन को यूज़ करके सेकेंडरी सोर्स बनता है, तो इस एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स क्या हुआ, सेकेंडरी सोर्स हो गया. नाउ कम्स इंडिया, अ रेफरेंस annual is published by whom. इंडिया अ रेफरेंस एनुअल एक बुक का नाम है, वो किसने पब्लिश किया है, वो पब्लिश किया है पब्लिकेशन डिवीज़न, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, न्यू दिल्ली. ओके, क्वेश्चन नंबर 99 कहता है व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स इंडिया, हु इज़ हु, न्यू दिल्ली, इंफा पब्लिकेशन इज. हु इज़ हु, हु इज़ हु में सारी इंफॉर्मेशन मिलती है इंडियन बेस्ट पीपल की, फेमस पीपल्स की, राइट. तो ये क्या हुई, ये हुई बिब्लियोग्राफिकल सोर्स. ओके, नाउ कम्स लास्ट क्वेश्चन. इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज़ पब्लिश्ड बाय. इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी किसने पब्लिश की है, ये पब्लिश की है नेशनल लाइब्रेरी ने, कोलकाता. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता पब्लिश करती है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी. सो 100 क्वेश्चंस हो गए हैं. आप पार्ट 1 टू पार्ट 4 भी देखिए, प्लस इसको भी अच्छे से देखिए, ठीक है. Kindly like, subscribe and share with your friends. My email ID is ugclibraryvideos@gmail.com. Okay, you can let me know anything you want to learn, what new you want to learn and any improvement. Okay, thank you for today.